अगली सुबह दीप्ति अपने लैपटॉप के सामने बैठी होती है और अपनी जांच के सिलसिले में इंटरनेट पर सामान्य रूप से ब्राउज कर रही होती है। न्यूज आर्टिकल्स, फाइनेंस अपडेट्स और हेडलाइंस एक के बाद एक स्क्रीन पर बदलती रहती हैं। तभी एक लिंक अचानक उसकी नजर में आ जाता है। यंग लार्ड या मिस्ट्री मैन, डी फार्मा के नए चेयरमैन श्री रुद्र सिंघानिया। दीप्ति उस आर्टिकल पर क्लिक करती है। जैसे ही पेज लोड होता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। स्क्रीन पर रुद्र की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ पल के लिए वह पूरी तरह सुन्न हो जाती है। उसका दिमाग जो देख रहा है उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। नाम, चेहरा, हेडलाइन सब कुछ अविश्वसनीय लगता है। जिस इंसान को वह जानती थी, जिस पर उसने भरोसा किया था, वही अब एक ताकतवर कॉर्पोरेट चेयरमैन के रूप में पेश किया जा रहा है। उसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। एक पल भी गंवाए बिना दीप्ति ध्वनि को फोन करती है और उसे तुरंत आने को कहती है। उसकी आवाज में घबराहट है, झटका है और साफ गंभीरता झलक रही है। जब ध्वनि पहुंचती है, दीप्ति सीधे उसकी आंखों में देखती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो सब कुछ बदल देता है। तुम कौन हो? सच बताओ। ध्वनि अचानक इस सवाल से घबरा जाती है। वह समझ नहीं पाती कि दीप्ति क्या कहना चाहती है, लेकिन दीप्ति कोई सफाई नहीं देती। वह बस लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर घुमा देती है। जैसे ही ध्वनि वह आर्टिकल देखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। सच्चाई सामने आ चुकी है। ध्वनि दीप्ति से कहती है कि उसे एक पल चाहिए। उसे अपने भाई से सब कुछ कंफर्म करना होगा। वह तुरंत रुद्र को फोन करती है और खबर को लेकर उसका सामना करती है। दूसरी ओर से रुद्र उसे सब कुछ समझाता है। क्या हुआ, उसने यह कदम क्यों उठाया और इसका असली मतलब क्या है। फोन काटने से पहले रुद्र ध्वनि से कहता है कि वह जल्द से जल्द घर लौट आए। वह वादा करता है कि सब कुछ विस्तार से बताएगा। ध्वनि फोन रखती है और दीप्ति से कहती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। दीप्ति हिचकिचाती है। वह ध्वनि को याद दिलाती है कि वे मुंबई केदार के केस के सबूत ढूंढने आई थी, लेकिन ध्वनि उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह दीप्ति से कहती है कि वह उसे सारी जानकारी दे देगी। दीप्ति पूछती है कि यह कैसे मुमकिन है। तभी ध्वनि आखिरकार सच बोल देती है, केदार मेरे पिता थे। ये शब्द दीप्ति पर तूफान की तरह टूटते हैं। वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, हैरान, निःशब्द, और फिर दर्द, उसके भीतर गहरी विश्वासघात की भावना भर जाती है। वह ध्वनि से पूछती है कि उसने उसे यह सब पहले क्यों नहीं बताया, क्यों उसे अंधेरे में रखकर जांच करने दी। ध्वनि सब कुछ समझाती है। केदार की मौत के बाद वे दुश्मनों से घिर चुके थे। उनकी जान खतरे में थी। मुंबई छोड़ना कोई विकल्प नहीं था, वह जरूरत थी। अपनी पहचान छिपाना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था। दीप्ति सब सुनती है, लेकिन दर्द बना रहता है। वह खुद को अकेला, ठगा हुआ और उलझा हुआ महसूस करती है। भारी मन से वह चुपचाप मुंबई छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी आवाज में उदासी, निराशा और भावनात्मक थकान साफ झलकती है। ध्वनि उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि उसका इरादा कभी सच छिपाने का नहीं था और उसे पहले ही सब बता देना चाहिए था। फैसला हो चुका है। वे मुंबई के लिए फ्लाइट लेती हैं। यात्रा के दौरान दीप्ति खामोशी से बैठी रहती है, अपने विचारों में खोई हुई। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही होती है। उसे अब इस बात की परवाह नहीं कि आगे क्या होगा। उसे नतीजों की चिंता नहीं है। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि सच क्यों छिपाया गया। वह सिर्फ इतना जानती है, उसे रुद्र से प्यार है और वह उस इंसान को खोना नहीं चाहती जिससे वह प्यार करती है, और न ही उस दोस्त को जिस पर उसने भरोसा किया था। इस पल से यह केस अब सिर्फ पढ़ाई या पेशे से जुड़ा मामला नहीं रहा। यह अब निजी हो चुका है। केदार की हत्या के पीछे जो भी है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एपिसोड इसी अधूरे तनाव के साथ खत्म होता है, जहां प्यार, सच्चाई और बदले की भावना आमने सामने खड़ी है। एपिसोड 4 सीजन 2 का एक गहरा भावनात्मक मोड़ बन जाता है। रुद्र की असली पहचान सामने आने से दीप्ति की पूरी सोच हिल जाती है। भरोसे की परीक्षा होती है, रिश्तों में दरार आती है और छुपे हुए राज उजागर होने लगते हैं। जो कहानी एक जांच के रूप में शुरू हुई थी, वह अब एक निजी मिशन में बदल चुकी है।
दीप्ति भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ चुकी है। ध्वनि सच और अपराध बोध के बीच फंसी हुई है और रुद्र एक ताकतवर लेकिन असुरक्षित स्थिति में खड़ा है। एपिसोड 4 आगे आने वाले टकराव की नींव रखता है, जहां भावनाएं दुश्मनों जितनी ही खतरनाक साबित होंगी।